हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 10 करेंगे हम साउंड। साउंड जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आवाज़, ठीक है, ध्वनि। तो उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में डिटेल से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज़ ओवर इन योर स्कूल। आपको कैसे पता चल जाता है कि आपके स्कूल में पीरियड ओवर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। You come to know easily that someone is at your door when he knocks or you hear the sound of the doorbell. आपको कैसे पता चलता है कि यू कम टू नो ईज़िली, जब कोई आपके डोर के ऊपर नॉक करता है या कोई डोर बेल बजाता है तो आपको पता चलता है कि कोई आया है ना। आपको ये पता चल जाता है कि समवन इज़ एट योर डोर। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज़ अप्रोचिंग यू बाय जस्ट हियरिंग द फुटस्टेप। अब कई बार क्या होता है कि किसी के पैरों की आवाज़ को सुन के ही हमें पता चल जाता है कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। यू माइट हैव प्लेड अ गेम हाइड एंड सीक। आपने हाइड एंड सीक की गेम तो खेली होगी। इन दिस गेम अ पर्सन इज़ ब्लाइंड फोल्डेड एंड हैज़ टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर। अब इसमें क्या होता है इस गेम में कि एक पर्सन है, एक खिलाड़ी या एक प्लेयर के आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और जिसकी आंख पे पट्टी बांधते हैं उसको दूसरों को पकड़ना होता है, कैच करना होता है। हाउ इज़ द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गेस विच प्लेयर इज़ क्लोज टू हर। अब जिसकी आंख पे पट्टी बंधी हुई है उसको कैसे पता चलता है कि दूसरा प्लेयर जो है उसके पास में है, कैसे उसको ये पता चलता है। साउंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। साउंड जो है हमारे लाइफ के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, एक दूसरे से बातचीत करने में। वी हियर अ वाइब्रेट ऑफ साउंड इन अवर सराउंडिंग। हम अपने चारों तरफ जो है वैरायटी ऑफ साउंड्स, हम अपने चारों तरफ जो है वैरायटी ऑफ साउंड मतलब बहुत तरह की साउंड्स जो हैं वो सुनते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड्स यू हियर इट अवर सराउंडिंग। जो भी आप आवाज़ अपने चारों तरफ सुनते हैं उसकी लिस्ट बनाइए। अब म्यूज़िक रूम में क्या होता है कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पड़े होते हैं, फ्लूट, तबला, और उन सब में अलग अलग तरह की आवाज़ आती है जिसको हम सुन पाते हैं, सुनते हैं। अब ये जो साउंड्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है। उसके बाद सेकंड, हाउ डज़ इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाती हैं। हाउ डू वी हियर साउंड, हम साउंड को कैसे सुन पाते हैं। वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर। अब जो कुछ साउंड्स होती हैं दूसरी साउंड से लाउडर कैसे होती हैं। वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब इन सब क्वेश्चन के आंसर जो हैं इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा जाता है 10.1, साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब जो साउंड प्रोड्यूस्ड होती है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है। इसको हम समझते हैं। टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इज़ यूज्ड, व्हाट डू यू फील। अब आप स्कूल की बेल को टच करो, जब उसको यूज़ नहीं कर रहे आप क्या फील कर रहे हो। अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग अ साउंड, उसको दोबारा टच कीजिए जब उसमें से साउंड निकल रही है। कैन यू फील वाइब्रेटिंग, क्या आपको वाइब्रेटिंग फील हो रही है इस टाइम। 10.1 एक्टिविटी में समझाया गया है कि एक मेटल की प्लेट या कोई आप पैन ले सकते हैं, उसको आपने हैंग कर देना, लेकिन वो दीवार से जो है वॉल से टच नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर आपने जोर से स्टिक से स्ट्राइक करना है, यानी कि मारना है। जब आप उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, यानी कि जब स्टिक से उसके ऊपर मारेंगे उस पैन या प्लेट के ऊपर, तो क्या आपको कोई साउंड सुनाई दे रही है। टच द प्लेट और पैन जेंटली विद योर फिंगर। अब जब आप उसके ऊपर मार रहे हैं किसी प्लेट या पैन के ऊपर, तो उसको अपनी फिंगर से टच करके देखिए उस प्लेट या पैन के ऊपर। जब उसके ऊपर स्टिक करते हैं, मारते हैं, तो क्या आप कोई वाइब्रेशन फील करते हैं। अगेन स्ट्रिक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विद योर हैंड्स इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रिकिंग। अब इसमें ही बोला गया कि जैसे ही आप उसके ऊपर मारते हैं, मारते ही आपने क्या करना है, उस प्लेट या पैन को जोर से पकड़ लेना है। डू यू स्टिल हियर द साउंड, क्या अभी भी आपको साउंड सुनाई दे रही है। टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप द प्रोड्यूसिंग साउंड, कैन यू फील द वाइब्रेशन नाउ। अब आपने क्या करना है, जैसे ही साउंड रुक जाती है आपने फिर से प्लेट या पैन को टच करना है कि अब आपको वाइब्रेशन फील हो रही है। आगे हमें यहाँ पे एक्टिविटी 10.2 में बोला गया है कि आपको एक रबर बैंड लेना है। पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ पेंसिल बॉक्स, इंसर्ट टू पेंसिल्स बिटवीन द बॉक्स एंड द स्ट्रेच्ड रबर। नाउ प्लग द रबर बैंड सम वेयर इन द मिडल। डू यू हियर एनी साउंड, डज द बैंड वाइब्रेट। देखो इस तरीके से आपने बना लेना है, ठीक है। क्या करना है, आपने इसके ऊपर रबर बैंड लगा लेना है और रबर बैंड लगाने के बाद इस टाइप से बीच में दो हैं आपने
पेंसिल्स लगा लेनी है। तो जब पेंसिल लग जाएंगे तो आपने बीच में से ना रबड़ को ज़ोर से जो है स्ट्रेस करना है ना, खींचना है उसको। तो जब आप उसको छोड़ेंगे तो आप फील करेंगे, आपको एक साउंड सुनाई देगी, एक वाइब्रेशन होगी। डज द बैंड वाइब्रेट, डू यू हियर एनी साउंड? जब आप उसको छोड़ेंगे, खींचने के बाद जब रबड़ को आप नाउ प्लग द रबड़, जब उसको प्लग करेंगे बीच में से और जब उसको आप छोड़ेंगे तो आपको उसमें से एक आवाज़ सुनाई देगी, एक वाइब्रेशन जो है वो आपको फील होगी। एज यू लर्न इन क्लास 7, आपने क्लास 7 में पढ़ा था 7 द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। अब क्लास 7th में जो है आप इसके बारे में पढ़ चुके। कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी चीज़ होती है, उसकी जो अपनी माध्यम स्थिति से उसको जरा सा भी हम इधर उधर या आगे पीछे जो होने वाली जो मोशन होता है ना, उसी को वाइब्रेशन कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ में अगर हल्का सा भी चेंज आप देख रहे हो, या तो वो आगे पीछे हो रही है या फिर वो इधर उधर हो रही है, तो वो क्या, उसमें मोशन हो रहा है, वही जो मोशन होता है जिसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच अ बैंड इज प्लग्ड, जब आपने उस बैंड को, जो रबड़ आपने बांधा था, जब वो टाइट हो गया, उसके बाद आपने उसको क्या करा, आपने उसको खींचा, और खींचने के बाद क्या हुआ, इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड। तो वो वाइब्रेट हुआ और उसमें से साउंड प्रोड्यूस्ड होती है। ठीक है। व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग, जब उसकी वाइब्रेशन स्टॉप हो जाती है तो इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। तो सिंपल आपको ये समझना है, जब भी वाइब्रेशन होती किसी चीज़ में तो वहाँ पे जो है साउंड प्रोड्यूस होती है। यानी कि साउंड प्रोड्यूस कहाँ पर होगी, जहाँ पे वाइब्रेशन होगी, वहीं पे जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है। टेक अ मेटल डिश, आपको मेटल डिश लेनी है, उसके अंदर कुछ पानी डालना है। पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से आपने ये मेटल की एक डिश ले लेनी है, इसमें पानी डालना और एक स्पून लेना आपने। ठीक है। अब स्पून से जब इसके ऊपर आप प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, इसके ऊपर मारेंगे, तो आप फील करेंगे, जो आप देखेंगे कि जो इसके अंदर जो वाटर है, जो पानी डाला गया है, उसके अंदर कुछ क्या आ रही है, जो वेव्स आ रही हैं, उसके अंदर लहरें उठ रही हैं। तो लहरें उठने का मतलब क्या है, उसके अंदर जो वेव्स आ रही हैं वो एक वाइब्रेशन हो रही है उसके अंदर। ठीक है। तो ये लिखा हुआ, टेक अ मेटल डिश, पोर वाटर इन इट, उसके अंदर थोड़ा पानी डालिए। अब उसके ऊपर स्ट्राइक एट इट्स एजेस विद अ स्पून, स्पून से जो उसके एजेस हैं उस डिश के, उसके ऊपर मारिए। डू यू हियर अ साउंड, आपको कोई साउंड सुनाई दे रहा है? अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट, फिर से मारिए और उस प्लेट को या जो मेटल की डिश है उसको टच कीजिए। कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग, क्या आप फील कर रहे हैं, उस डिश के अंदर वाइब्रेटिंग हो रही है। स्ट्राइक द डिश अगेन, लुक एट द सरफेस ऑफ वाटर, जब उसके ऊपर आप दोबारा मारेंगे तो आप ये देखिए जो वो डिश है उसका जो पानी, जो सरफेस ऑफ वाटर है, उसमें आपको वेव्स नज़र आएंगी। नाउ होल्ड द डिश, अब उसको आप रोक दीजिए डिश को। व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? कैन यू एक्सप्लेन द चेंज? इज देयर अ हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी? तो जब आप उसके ऊपर मारेंगे तो आप देखेंगे मारने पे क्या हो रहा है, आप उस डिश को टच कर रहे हैं तो आपको वाइब्रेशन फील हो रही है। जो आप वाइब्रेशन फील कर रहे हैं उससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, और साथ में पानी में भी क्या आ रही है, वेव्स आ रही है। उन वेव्स से हमें ये पता चल रहा है कि इस डिश के अंदर वाइब्रेशन हो रही है। हम उस पानी की वेव से भी हम इसका पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है ना। तो ये चीज़ हमें जो है पता चलती है इसमें। तो यहाँ पे हमें कोई हिंट मिलता है कि जो इज़ देयर अ हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशन ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे हमें कोई इसमें हमें कोई संकेत मिलता है कि इसमें कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसमें जो ध्वनि, उसमें जो वाइब्रेशन हो रही है, उसमें जो साउंड के साथ उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि कनेक्ट साउंड को हम कनेक्ट कर सकते हैं वाइब्रेशन ऑफ बॉडी से। देखो, वाइब्रेशन ऑफ बॉडी हो रही है तभी तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है ना। किसी भी चीज़ में वाइब्रेशन हो रही है तभी तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। इज़ देयर अ हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशन ऑफ बॉडी। अब हम आगे देखते हैं, वी सी दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड। हम देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर वाइब्रेटिंग होती है तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर ईजिली विजिबल टू अस। तो कुछ केसेस में तो वाइब्रेशन ईजिली हमको दिख जाती है, जैसे कि हमने ऊपर वो इसमें देखा
कि यहाँ पे हमें ईजिली वाइब्रेशन दिख रही है क्योंकि हमने इसमें क्या भर लिया, पानी भर लिया, और जब इसके ऊपर हिट किया तो उसमें से वेव्स आने लग गई, तो हमने यहाँ पे हमें वाइब्रेशन दिख गई। तो कुछ जगहों पे तो हम ईजिली वाइब्रेशन देख सकते हैं, बट इन मोस्ट केसेस, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी दैम, हाउएवर वी कैन फील दैम। तो कुछ जगहों पे एम्पलीट्यूड इतना कम होता है कि हम उसको देख नहीं पाते, हम सिर्फ उसको फील कर पाते हैं। एक्टिविटी 10.4 में भी हमें यहाँ पे एक होल कोकोनट शेल लेने के लिए बोला गया है। उससे हमें एक इस टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये हमें यहाँ पे बनाना है, जिसको एक तारा कहा जाता है। यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ एन अर्थन पोर्ट से भी आप इसको बना सकते हैं। प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट। इसको आप बजाइए और इसके वाइब्रेटिंग पार्ट जो है उसको पहचानिए या इसको फील कीजिए। मेक अ लिस्ट फैमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफाइड देयर वाइब्रेशन पार्ट्स। अब आपको यहाँ पे कुछ आप और भी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं जिनको जानते हैं म्यूजिकल, वो भी आप उनके बारे में भी यहाँ पे बता सकते हैं। उनकी वाइब्रेशन जो है इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिटी देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन द टेबल। अब 10.1 में भी हमें कुछ जो एग्जाम्पल दिए हुए थे। 10.1 टेबल हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे वीणा दे रखा है। वीणा का क्या है कि उसमें जो स्ट्रिंग है उसको स्ट्रेस करते हैं। ऐसे तबला में क्या होता है, स्ट्रेस मेम्ब्रेन्स। इसके अंदर जो तबले के अंदर क्या होता है कि इसकी जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, जो झिल्ली होती है ना, उसके ऊपर हम जोर से जो है स्ट्रेस उसके ऊपर करते हैं उसको। और इसके अंदर एक डोरी होती है वीणा के अंदर, जिसको स्ट्रिंग डोरी जिसको कहते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसके थ्रू जो है वो वीणा बजती है। ऐसे और भी इंस्ट्रूमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पर है मैनी ऑफ माइट हैव सीन द मंजीरा। मंजीरा भी एक इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद है यहाँ पे घटम एंड द नूट एंड द करताल। दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉमनली यूज्ड इन मैनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री के अंदर बहुत से जगह पे ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर सिंपली बीटन और स्ट्रक। कैन यू नेम अ फ्यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ये जो देश के कई भागों में यूज़ किए जाते हैं और इनके ऊपर सिर्फ इसके ऊपर क्या नहीं किया जाता, दिस बीटन मतलब उसके ऊपर सिर्फ मारा नहीं जाता, सिंपली बीटन और स्ट्रक। आराम से क्या होता है, उनके ऊपर सिर्फ उसको जोर से या हल्का सा उसको सिर्फ उस पर स्ट्रक करते हैं या बीटन करते हैं, तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो और भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका आप यहाँ पे नाम बता सकते हैं। तो यू टू कैन मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आप भी जो है इस तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो बना सकते हैं। देखो इस एक्टिविटी में क्या कहा गया है, 6 to 8 बाउल्स लेने हैं। बाउल्स ले लो या टम्बलर ले लो, उसके अंदर पानी फिल कर दो और उसके बाद जो है इंक्रीज ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू द अदर। देखो यहाँ पे जो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग गिलास रख दिए, टम्बलर्स रख दिए। अब यहाँ पे जो स्ट्रिक है ना, वो इसको ऐसे 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 इस टाइप से मारता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा। आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में ऐसे भी जो है ना साउंड प्रोड्यूस की जाती है, एक अच्छी सी म्यूज़िक जो है इससे बनती है ना। वन एंड टू अदर, एक से दूसरी जगह तक आप इसको मारते हुए लेके जाइए। नाउ टेक अ पेंसिल और स्ट्रिक बाउल जेंटली, स्ट्रिक ऑल ऑफ देम इज सक्सेशन, यू विल हियर प्लीजेंट साउंड दिस योर जल तरंग। तो इसमें से आपको एक आवाज़ सुनाई देगी। कैसी आवाज़ सुनाई देगी, एक जल तरंग जैसी जो है आपको इसमें आवाज़ सुनाई देगी जब आप इसको मारते हुए ऐसे आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। When we pluck the string of an instrument like sitar, the sound that we hear is not only that of the string। जब देखो हम स्ट्रिंग के ऊपर जो सितार होता है ना, उसके अंदर जो एक डोरी सी लगी होती है, आपने देखा होगा एक स्ट्रिंग लगी होती है, तो उसमें से क्या निकलती है, एक साउंड निकलती है ना। दैट वी हियर इज़ नॉट ओनली दैट ऑफ द स्ट्रिंग, वो सिर्फ उस स्ट्रिंग की वजह से नहीं होती है। द होल इंस्ट्रूमेंट इज़ फोर्स टू वाइब्रेट एंड देन इट इज़ साउंड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट दैट वी हियर। तो पूरे इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होती है, एक वाइब्रेशन होती है, फिर उसमें से एक साउंड जो है, सिर्फ उस स्ट्रिंग की वजह से उसमें से तार में से आवाज़ नहीं आती, उसके अंदर पूरे इंस्ट्रूमेंट का काम होता है। उस पूरे इंस्ट्रूमेंट में से वाइब्रेशन होती है और उस वाइब्रेशन से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम सुनते हैं। सिमिलर इसी तरीके से व्हेन वी स्ट्रिक द मेम्ब्रेन्स ऑफ द मृदंगम,
जब हम इसी तरह से जब हम किसी मृदंगम की जो ऊपर की जो झिल्ली होती है ना उस पर मारते हैं तो उसमें से केवल सिर्फ उस जो ऊपर का जो मेम्ब्रेन्स है सिर्फ उसकी आवाज़ नहीं होती, वो पूरा जो मृदंगम है उसकी पूरी बॉडी के अंदर जो वाइब्रेशन हो रही है और पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होने के बाद जो साउंड निकलती है उसको हम सुनते हैं, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट में से। तो इसका आपको यहाँ पे समझना है, चाहे सितार हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उस पूरे इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक वाइब्रेशन होती है और वो पूरे इंस्ट्रूमेंट्स में से जो वाइब्रेशन निकलती है, जो साउंड फिर प्रोड्यूस होती है, यानी कि पूरे इंस्ट्रूमेंट में से सिर्फ एक धागा या एक तार से ऐसा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन। अब ह्यूमन जो है किस तरीके से वो साउंड को जो प्रोड्यूस्ड करता है, इसके बारे में आगे अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग, यानी कि यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि कुछ देर के लिए हमें यहाँ पे तेज बोलने के लिए या फिर कोई सॉन्ग को सिंग करने के लिए बोला गया, या फिर जैसे कि बी बज़ करती है वैसे करने के लिए हमें यहाँ पे बोला गया है। पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट एज शोन द फिगर 10.8, डू यू फील एनी वाइब्रेशन। देखो ये 10.8 फिगर है, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जब हम कोई गाना गा रहे हैं या फिर हम बी की तरह बज़ कर रहे हैं या फिर ज़ोर से अगर हम बोल रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे अगर अपनी फिंगर रखते हैं अपने गले के ऊपर इस हिस्से पे, तो यहाँ पे हमें कोई क्या वाइब्रेशन फील होती है इस जगह पर। तो यही चीज़ जो हमें यहाँ पे बोल रहे हैं, इन ह्यूमंस द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स, यानी कि ह्यूमन के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो वॉइस बॉक्स में होती है, जिसको हम लैक्रेंस भी कहते हैं, और द लैक्रेंस। बट योर फिंगर ऑन द थ्रोट एंड फाइंड अ हार्ड पम्प दैट सीम टू मूव व्हेन यू स्वेलो। जब देखो हम कोई चीज़ अपने गले से अंदर की तरफ निगलते हैं, पुट योर फिंगर, वहाँ पे आप हाथ रखिए, आपको वहाँ पे क्या फील होगा, हार्ड पम्प फील होगा जब आप कोई भी चीज़ अपने अंदर निगलते हैं। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज द वॉइस बॉक्स, इसी बॉडी के पार्ट को वॉइस बॉक्स कहा जाता है, जिसको हम लैक्रेंस भी कहते हैं। यानी कि वॉइस बॉक्स के अंदर जो है ह्यूमन की साउंड प्रोड्यूस होती है। इट इज़ द अपर एंड द विंड पाइप, और ये जो वॉइस बॉक्स होता है ये विंड पाइप के ऊपर होता है। अब इस वॉइस बॉक्स के अंदर 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं, आर स्ट्रेस्ड across the voice box in such a way that it leaves a narrow slit between them for a passage of air। देखो अब इस वॉइस बॉक्स के अंदर, जो यहाँ पे हमारा वॉइस बॉक्स है, इस वॉइस बॉक्स के अंदर ना यहाँ पे आपको 2 क्या मिलेंगे, यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स मिलेंगे। ये जो 2 हैं ये वोकल कॉर्ड्स मिलेंगे, और इन वोकल कॉर्ड्स के अंदर जो है क्या होती है, नैरो, मतलब कि बहुत पतली सी ये स्लिट होती है। ये स्लिट क्यों होती है अभी हम आगे पढ़ेंगे। इतना आपको समझ में आ गया कि विंड पाइप के ऊपर जो हमारा एक वॉइस बॉक्स होता है, उस वॉइस बॉक्स के अंदर हमारा वोकल कॉर्ड होता है, और वोकल कॉर्ड के अंदर आपको ये पतली सी नैरो सी स्लिट दिखेगी, वो स्लिट जो है उसके अंदर होती है। अब ये स्लिट जो होती है बिटवीन देम फॉर द पासेस ऑफ एयर, ये हवा को पास करने के लिए, जो हमारे लंग्स से एयर आती है, ये उसको पास करने के लिए जो बीच में स्लिट होती है, ठीक है। इसको हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है, व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग अ साउंड। जब लंग से हवा फोर्स, मतलब कि लंग से जब हवा आती है, जब एयर आती है, और वो वोकल कॉर्ड्स में, यानी कि जो इसके स्लिट्स हैं, ये जो स्लिट्स है ना, यहाँ से जब होके निकलती है, तो ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, ये वाइब्रेट होते हैं। तो वाइब्रेट होने से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज। अब जो इस वोकल कॉर्ड के साथ मसल्स होती हैं, जो अटैच होती हैं, वो मसल ही जो हैं इस कॉर्ड को या तो लूज कर सकती हैं या फिर इसको टाइट कर सकती हैं, ठीक है। जो भी इस वोकल कॉर्ड के साथ मसल अटैच होती है वो ही इसको लूज या टाइट करती हैं। व्हेन द वोकल कॉर्ड आर टाइट एंड थिन, जब वोकल कॉर्ड बहुत टाइट और पतला हो जाता है, द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉइस डिफरेंट, तो जो आवाज़ की जो क्वालिटी है, जो आवाज़ है, वो क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, अलग हो जाती है फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक। और जब लूज और थिक होती है तो आवाज़ उससे अलग होती है, यानी कि जो लूज और थिक वोकल कॉर्ड होता है, लेकिन जब वो टाइट और थिन हो जाता है
तो उसमें जो है आवाज़ में फ़र्क आ जाता है। लेट अस सी हाउ द वोकल कोड फंक्शन। हम देखते हैं कि वोकल कोड कैसे काम करता है। देखो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। ये देखो यहाँ पे ये दो इसने यहाँ पे स्लिट्स दो पेपर की यहाँ पे आपको क्या लेनी है, स्ट्रिप्स लेनी है सेम साइज़ की। प्लेस दीज टू पीसीज वन अबव द अदर एंड स्ट्रेच देम टाइट। नाउ ब्लो द थ्रू द गैप बिटवीन दैम एज द एयर ब्लो। देखो मैं आपको समझा देती हूँ। देखो इस टाइप से दो पेपर की स्ट्रिप्स ले लो और उन दोनों पेपर की स्ट्रिप्स में आप अपने मुंह के सामने ऐसे रखोगे ना, और जब उसके अंदर आप उसको ब्लो करोगे, फूंक मारोगे, तो जो दोनों स्लिट्स जो दोनों स्ट्रिप्स हैं ना वो वाइब्रेट होंगी। तो जब वो वाइब्रेट होंगी तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगी। ऐसे यहाँ पे देखो इसने कर रखा है, पेपर को इस तरीके से लिया और बीच में से हल्का सा इसने ऐसे कट करके होल सा बना दिया और मुंह के आगे उसको जब रखा और अंदर से जब उसने उसको ब्लो किया, फूंक मारा, तो यहाँ से देखो ये क्या हो रहा है, ये जो दो पेपर हैं ये वाइब्रेट होंगे और जो है साउंड प्रोड्यूस होगी। इसी तरीके से हमारी बॉडी में जो वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स में जो लोकल वोकल कॉर्ड हैं वो वाइब्रेट होते हैं, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। जब लंग्स में से एयर जो उसमें से पास होती है तो वोकल कॉर्ड क्या हो जाते हैं, वाइब्रेट होते हैं, फिर साउंड प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपागेशन। अब इसके बीच में मीडियम क्या है, साउंड को एक मीडियम चाहिए। क्या मीडियम चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो जो हम जो बात करते हैं, जो हम बोलते हैं, वो दूसरे इंसान तक वो उसको कैसे सुन पाता है, कैसे उसको हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है, उसका जो मेन है वो है एयर, हवा। हवा की वजह से जो है, एयर की वजह से, हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, एयर है। एयर की वजह से ही हमारी आवाज़ एक से दूसरी जगह पर पहुंच पाती है। ठीक है। व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस, कोई ऐसा फ्रेंड जो आपसे दूरी पे खड़ा हुआ है, योर फ्रेंड इज़ एबल टू हियर योर वॉइस, आपका दोस्त जो आपकी वॉइस सुन सकता है। हाउ डज द साउंड प्रोपोगेट और ट्रैवल टू हर, तो कैसे जो है आपकी साउंड जो इतनी दूरी पे खड़ा पर्सन है या आपकी फ्रेंड है वो कैसे सुन पा रही है, क्या मीडियम है उसके बीच में। टेक अ मेटल और ग्लास टम्बलर, मेक अ श्योर दैट इट इज़ ड्राई, प्लेस सेल फोन इन इट। देखो यहाँ पे एक टम्बलर ले लो, ग्लास ले लो, पानी नहीं होना चाहिए उसके अंदर एक फ़ोन रख दो। ठीक है। तो अभी फ़ोन को, ये जो ग्लास है आपने इसको ऊपर से कवर नहीं किया, लेकिन जब तक ये कवर नहीं है, अगर आपका दूसरा फ्रेंड या कोई भी आपको कॉल करता है तो आपको इसमें से इसकी साउंड जो है वो सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि अभी इसके अंदर क्या है, एयर है। ठीक है, ये चीज़ लिखी है। प्लेस अ सेल फोन इन इट, आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन, लिसन टू रिंग केयरफुली, आपको रिंग सुनाई देगी। नाउ surround the rim of this tumbler with your hand, put your mouth on the opening between your hands, indicate your friend to give a ring again, listen the ring while sucking air from the tumbler। अब देखो ये जो टम्बलर है, अगर कोई भी आपको फ्रेंड फ़ोन करता है तो आपको इसकी रिंग सुनाई देगी, ऊपर से ओपन है क्योंकि इस टम्बलर के अंदर एयर है। लेकिन अगर आप इस टम्बलर की जो एयर है उसको सारा सक कर ले और ऊपर से कवर कर दें, बिल्कुल बंद कर दें, अगर अब आपको कोई कॉल करता है तो अब आपको उसकी रिंग सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर एयर नहीं है। तो इस एक्टिविटी से हमें यही पता चलता है कि एयर की वजह से ही जो है हमारी आवाज़ दूसरे तक पहुंच पाती है। रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ, डज द साउंड बिकम लाउडर अगेन। ठीक है। तो जब आप अपने टम्बलर को अपने मुंह से हटा देंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा था कि आप टम्बलर के जो ग्लास है ना उसको आपने अपने मुंह के पास लेके आना ताकि उसकी सारी एयर को सक कर सकें। तो जैसे ही सारी एयर सक हो जाएगी तो अब आपका फ्रेंड आपको कॉल करेगा तो नहीं सुनाई देगा। तो जैसे आप वापस उसको लेके आएंगे, ग्लास को नीचे की तरफ आप मुंह से अपने दूर लेके आएंगे, वापस एयर उस ग्लास में आ जाएगी, फिर से आपको रिंग सुनाई देगी। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, When air has been removed completely from a vessel, जब उस बर्तन में से पूरी अगर हवा निकल जाए तो इट इज़ said that there is a vacuum in this vessel। देखो जहाँ पे हवा नहीं होती ना वहाँ पे वैक्यूम है। तो वो यही कह रहे हैं कि जब उस वेसल से, उस बर्तन से जब सारी हवा कंप्लीटली रिमूव्ड हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, देयर इज़ अ वैक्यूम इन द वेसल, यानी कि अब वेसल के अंदर क्या है, वैक्यूम है, कोई भी हवा नहीं है। तो जहाँ पे वैक्यूम होता है वहाँ पे
हमारी आवाज़ जो है वो दूसरे तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि वहाँ एयर नहीं है, ठीक है। द साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम। अब वैक्यूम जो में जो है जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं कर पाती। डज साउंड ट्रैवल इन लिक्विड? क्या पानी में, लिक्विड में साउंड ट्रैवल कर सकती है? इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे हमें एक बकेट लेना है या बाथ ले लीजिए, उसको साफ़ पानी से भर लीजिए और आप एक स्मॉल बेल ले लीजिए अपने हाथ में। शेक दिस बेल इनसाइड द वाटर, प्रोड्यूस साउंड, मेक श्योर दैट बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट ऑफ द टब। देखो इस तरीके से आपने बकेट या टब ले लेना है, उसको पानी से फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपने अब एक बेल ले लेनी है और बेल को पानी के अंदर ऐसे हाथ से डालना है और वो जो बेल है वो बकेट से टच नहीं होनी चाहिए। अब आपने हल्का सा कान जो है पानी की सरफेस के ऊपर लेके आना है और अंदर जब आप बेल रिंग करेंगे तो क्या आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? बिल्कुल आवाज़ आपको जो है इसमें सुनाई देगी क्योंकि जो साउंड है वो वाटर में भी क्या करती है? ट्रैवल करती है। साउंड ट्रैवलिंग थ्रू वाटर, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब हम आगे देखते हैं और कहाँ कहाँ पे साउंड ट्रैवल करती है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे है एक और एक्टिविटी है, यहाँ पे एक इस टाइप से स्केल लेने के लिए बोला गया है। लॉन्ग मेटल का स्केल है, रॉड है और उसको जो है इस तरीके से आपने ईयर के पास यहाँ पे लगा लेना है और अपने फ्रेंड को बोलना है कि स्ट्रेच और टैप टू अदर एंड, यानी कि यहाँ पे इसको टैप करने के लिए बोलना है, जोर से थप थप करने के लिए बोलना है। तो क्या आपको साउंड सुनाई दे रही है? बिल्कुल सुनाई देगी। कैन यू हेयर अ साउंड ऑफ द स्ट्रेचिंग? आस्क योर फ्रेंड अराउंड इफ़ यू हैव वर एबल टू हेयर सेम साउंड। आपको ये साउंड बिल्कुल सुनाई देगी क्योंकि जो साउंड है यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे कि वो ट्रैवल करती है मेटल्स में भी और वुड में भी, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर देखो इस टाइप से एक प्लेटफॉर्म लेने के लिए यहाँ पे यू कैन ऑल्सो परफॉर्म अवर एक्टिविटी बाय प्लेसिंग योर ईयर वन ऑफ द एंड वुडन और मेटालिक टेबल। किसी भी लकड़ी के मेटालिक टेबल पे आप इस तरीके से ईयर रख नीचे कर लीजिए, इधर से आपका फ्रेंड टैप करेगा तो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? बिल्कुल सुनाई देगी। तो वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वुड और मेटल, यानी कि जो साउंड है वो लकड़ी में और मेटल में भी क्या करती है? ट्रैवल करती है। पानी में भी ट्रैवल करती है, हमने देख लिया। इनफैक्ट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एनी सॉलिड, किसी भी सॉलिड चीज़ में जो साउंड है वो ट्रैवल करेगी। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटी टू शो दैट साउंड कैन ऑल्सो ट्रैवल स्ट्रिंग्स, यानी कि वो स्ट्रिंग में भी ट्रैवल करती है। हैव यू एवर मेड अ टॉय टेलीफोन? क्या आपके पास आपने कभी टॉय टेलीफोन बनाया है? कैन यू से दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग? क्योंकि देखो जो टॉय टेलीफोन होता है, जो आपको यहाँ पे पिक्चर दिखा देती हूँ इस टाइप से। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक यहाँ पे आप कप लगाते हैं, पेपर कप लगाते हैं, एक पेपर कप यहाँ पे लगाते हैं, तो बीच में क्या है कि धागा ही तो है, लेकिन जब यहाँ से ये बोलेगा तो इसको सुनाई देता है। इसका मतलब कि जो साउंड है वो एक स्ट्रिंग में भी ट्रैवल करती है। आगे आ जाता है वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। अब हम जो साउंड आवाज़ सुनते हैं अपने कानों से सुनते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल हो पाता है इसको हम पढ़ लेते हैं। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज़ लाइक अ फनल। अब जो कान का जो बाहरी हिस्सा होता है एक फनल की जैसे होता है। When sound enter in the travel down a canal, the end of which there is a thin stretch membranes, it is called the eardrum। पहले आपको मैं इसकी पिक्चर दिखा देती हूँ। देखो इस टाइप से होता है। देखो ये जो ईयर है हमारा और ये देखो अंदर की तरफ जा रहा है तो एक फनल के जैसे बना हुआ है ना, ऐसे जो है जैसे हमारा एक फनल होता है उसके जैसे जो है ये इस टाइप से ये बना हुआ है। तो ये इसमें यहाँ पे भी बता रखा है कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला ये जो हिस्सा है जो हमें यहाँ पे दिखा रखा है इसको बोलते हैं ईयर ड्रम। ये हमारा जो है पूरा ईयर का हमें यहाँ पे दिखा रखा है, ये पूरा ईयर है जिसके अंदर जो ये हिस्सा है इसको ईयर ड्रम बोलते हैं और ये जो सारा पार्ट देख रहे हैं इसको बोलते हैं इनर ईयर और ये हमारा आउटर पार्ट होता है, आउटर ईयर, ठीक है। और ये हमारा क्या है? ईयर ड्रम। तो यहाँ पे जो हमें ऊपर हमें जो बात कर रहे हैं यहाँ पे वो किसकी बात कर रहे हैं? ईयर ड्रम की, यानी कि इसकी बात हो रही है, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। व्हेन साउंड एंटर इज ट्रेवल्स डाउन अ कैनाल एट द एंड ऑफ विच देयर इज अ थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन्स। देखो अब जो आवाज़ है
जब यहाँ से अंदर जाती है, ठीक है, यहाँ से अंदर जाती है तो एक कैनाल है, इसमें से पास होके ये जो पतली सी झिर्री है जिसको ईयर ड्रम कहते हैं, यहाँ पे जाके वो आवाज़ ज़ोर से लगती है। तो जैसी आवाज़ जाके यहाँ पे टच होती है तो ये वाइब्रेट होता है। ईयर ड्रम क्या होता है? वाइब्रेट होता है। क्योंकि कैसे होता है, जैसे बिल्कुल इसको स्ट्रेच कर रखा हो, जैसे कि इसको स्ट्रेच कर रखा हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स होता है, एकदम खिंची हुई सी स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स होता है। तो आवाज़ जो है जाके कहाँ लगती है? ईयर ड्रम के ऊपर लगती है, जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स के जैसा होता है, और उसके अंदर क्या होती है? फिर वाइब्रेशन होती है। तो जैसे ही इसमें वाइब्रेशन होती है तो ये वाइब्रेशन जो है अंदर की साइड, इनर ईयर जो है वहाँ पे जाती है। तो जितनी भी यहाँ पे जो नर्व्स होती हैं जो हमारे माइंड से, हमारे ब्रेन से जो अटैच्ड होती हैं, तो ये जो वाइब्रेशन हमारे इनर ईयर में जाती हैं, तो वो जो नर्व्स होती हैं जो हमारे ब्रेन से अटैच होती हैं, तो वो सब जो है वहाँ पे जाके एक मैसेज देती हैं। तो वहाँ से जो हमारा ब्रेन है उस आवाज़ को फिर पकड़ता है और उसको समझ में आते हैं कि सामने वाला पर्सन जो है वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, कैसे हो रहा है? ये वाइब्रेशन से ही हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा इट परफॉर्म्स एज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन, इनकी ईयर ड्रम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज, लेट अस बिल्ड अ टिन कैट मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको प्लास्टिक टिन कैन लेना है और उसको आपने दोनों साइड से कट कर लेना है। एक साइड पे तो आपने रबड़ बैलून जो है उसके ऊपर अच्छे से स्ट्रेस कर देना, अच्छे से खींच के उसके ऊपर बांध देना है, उसके ऊपर रबर बैंड लगा देना है। पुट 4 और 5 ग्रेन्स टू ड्राई सीरियल ऑन द स्ट्रेच रबर। अब जो स्ट्रेच वाला जो रबर बैंड वाली जो साइड है उसके ऊपर 4-5 अपने चावल के दाने आप डाल सकते हो। अब आपने अपने दूसरे फ्रेंड को बोलना है कि जो ओपन वाला पार्ट है टिन का, वहाँ से उसको हुर्रे मतलब कि बोलने के लिए कहना है। तो जैसे वो हुर्रे हुर्रे बोलेगा तो आप देखोगे जो स्ट्रेच वाला पार्ट है जिसके ऊपर ग्रेन्स लगे हुए हैं, वो ग्रेन्स जो हैं वो जंप करेंगे ऊपर नीचे। तो वो जंप क्यों कर रहे हैं? जब वो ओपन वाले पार्ट से जब वो हुर्रे हुर्रे बोल रहा है तो जो स्ट्रेस वाला पार्ट है जिसको कि हम ईयर ड्रम यहाँ पे मान रहे हैं, वहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है। तो वाइब्रेशन की वजह से जो वो ग्रेन्स हैं वो अप एंड डाउन हो रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने हमें ये चीज़ जो है एक एक्टिविटी के थ्रू समझाई है। देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द ईयर ड्रम इज़ लाइक अ स्ट्रेच रबर शीट। कि जो ईयर ड्रम है एक रबर शीट, स्ट्रेच रबर शीट की जैसी है। साउंड वाइब्रेशन मेक ईयर ड्रम वाइब्रेट। तो जैसे ही क्या होता है, साउंड वाइब्रेशन जो है ईयर ड्रम में जो वाइब्रेशन होती है ना, उससे क्या होती है? साउंड बनती है ना। साउंड वाइब्रेशन मेक ईयर ड्रम वाइब्रेट, द ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन टू इनर ईयर। अब जो ईयर ड्रम होता है वो वाइब्रेशन को अंदर की तरफ इनर ईयर में भेज देता है। फिर वहाँ से जो है सिग्नल गोज़ टू द ब्रेन, ब्रेन्स को सिग्नल जाते हैं, डैट इज़ हाउ वी हियर, और तब जो है हम उसको सुन पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 10.5 एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ये सब क्या है? ये है हमारी साउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। वी हैव लर्न दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज वाइब्रेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो बार बार इधर उधर मोशन करता है, जो बार बार इधर उधर हिलता है, जो उसमें एक वाइब्रेशन, उसको हम क्या कहते हैं? वो एक वाइब्रेशन कहलाता है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोशन होता है, जो लगातार वो हिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं। दिस मोशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, और इसी मोशन को ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है। किसको ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोशन होता है, जो वो लगातार इधर उधर बार बार हिलता है, उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। और इसी मोशन को ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन अर्लियर क्लासेस अबाउट द ऑसिलेटरी मोशन एंड इट्स टाइम पीरियड। अब आप पहले की क्लासेस में ऑसिलेटरी मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अब देखो फ्रीक्वेंसी इज द एक्सप्रेस इन द हर्ट्ज। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन होते हैं पर सेकेंड में, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें ये दे रखा है, पहले हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जो भी हम बात करते हैं ना, जो भी हमारी जो साउंड निकलती है उस वो वाइब्रेशन जो हमारे वॉइस बॉक्स के अंदर जो वाइब्रेशन होती है वोकल कॉर्ड में, तो हमारी साउंड निकलती है अंदर से, जब लंग्स में से उसमें से एयर पास होती है, जैसे कि आपको मैं बता चुकी हूँ। तो जो हमारी साउंड बाहर की तरफ निकल रही है ना, ये हमारी जो साउंड्स है ना, ये वेव्स में आती है। ये जो वेव्स आप यहाँ देख रहे हो, ऐसे जो है ना साउंड वेव्स में आती हैं। अब ये जो वेव्स हैं इसको समझना हमें ज़रूरी है। देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ से लेके आप ये जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस देख रहे हो, यहाँ से लेके जो यहाँ तक का डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। और जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं वेव डिस्टेंस। अब ये पर सेकंड में कितने ऑसिलेशन कर रहा है, इस टाइप से पर सेकंड में ये ऑसिलेशन हो रहा है ना, और इसी ऑसिलेशन को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर देखो ऊपर बोली गई है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि कितनी बार वो ऑसिलेशन कर रहा है पर सेकंड में, उसी को जो है फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहा जाता है। और फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज़ में भी जो क्या है एक्सप्रेस्ड करते हैं। इट इज़ अ सिंबल ऑफ HZ। इस तरीके से हम हर्ट्ज़ को इस सिंबल में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये इसका सिंबल है। अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज़ इज़ 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। If an object oscillation 20 times in 1 second, what would be its the frequency? जैसे कि हमने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो ऑसिलेशन जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसको हम हर्ट्ज़ भी कहते हैं। अगर 1 हर्ट्ज़ 1 ऑसिलेशन जो है वो पर सेकंड में हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज़ इज़ 1 ऑसिलेशन इज़ पर सेकंड इफ़ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑसिलेशन 20 टाइम अगर होता है 1 सेकेंड के अंदर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। You can recognize many familiar sound with seeing the object producing them। अब आपको अलग अलग बहुत सारी साउंड्स की पहचान होगी। How is it possible? कैसे आप पहचान पाते हैं उनको, आवाज़ों को। These sound must be different to enable you to recognize them। Have you ever thought what factor make them different? अब इनकी आवाज़ें जो हैं वो अलग अलग क्यों होती है, इसमें क्या फैक्टर है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी साउंड। अब हर एक साउंड के अंदर एक एम्पलीट्यूड और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, यही उस साउंड का एक इम्पॉर्टेंट, ये दो जो हैं उस साउंड की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जिससे साउंड्स में जो है वो डिफरेंस आता है, ठीक है। कैसे डिफरेंस आता है देखो, कैन बी डिफरेंट साउंड ऑन द बेसिस ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। अब देखो दो तरह की जो साउंड यहाँ पे हमें आगे बताया गया, जैसे कि आवाज़ बहुत लाउड है या उसकी पिच या तो बहुत हाई होगी या फिर बहुत डाउन होगी, कम होगी, है ना। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है उस साउंड की। तो अगर हम यहाँ पे लाउडनेस के बारे में समझें, तो यहाँ पे हमें एक टम्बलर लेने के लिए बोला गया है, मेटेलिक टम्बलर। उसको आपने एंड अ टेबल स्पून, स्ट्रिक द टेबल स्पून जेंटली एट द ब्रिम ऑफ द टम्बलर। अब आपने उसको इस तरीके से जो है इसके साथ स्ट्रिक करना है, यानी कि इसको मारना है, ठीक है। तो जब आप एक चम्मच को इस ग्लास के साथ मारेंगे, अभी हमने इसके साथ नहीं करना, अगर हम चम्मच को गिलास के साथ मारेंगे तो उसमें से एक आवाज़ साउंड निकलेगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। अगर हम स्लो उसको मारेंगे तो स्लो साउंड आएगी, अगर हम उसको तेज़ ज़ोर से मारेंगे तो काफ़ी लाउड साउंड आएगी। इसी तरीके से यहाँ पर हमें इन्होंने इस टाइप से एक धागे के साथ टम्बलर के इसके साथ जो है एक थर्माकोल की बॉल लगाने के लिए बोला है, टचिंग। और फिर आप देखो क्या इसमें कोई वाइब्रेशन होती है ग्लास के अंदर थर्माकोल की बॉल से। हियर द साउंड प्रोड्यूस, नाउ बैंग द स्पून ऑन द टम्बलर एंड हियर द साउंड ऑफ प्रोड्यूस अगेन। इज द साउंड लाउडर व्हेन द टम्बलर इज स्ट्रक हार्ड। तो जब हम स्पून से ग्लास के ऊपर मारेंगे तो उसकी साउंड, अगर हम ज़ोर से मारेंगे तो ज़्यादा साउंड आएगी, स्ट्रक हार्ड करेंगे। अगर हम स्लो मारेंगे तो उसकी साउंड कम आएगी। ऐसे टम्बलर बॉल जो एक थर्माकोल बॉल, अगर हम उसको स्टिक करते हैं ग्लास के साथ तो क्या साउंड प्रोड्यूस होगी। Now suspended a small thermocol ball touching to rim the tumbler, vibrate the tumbler by striking। अब थर्माकोल बॉल को अगर हम ग्लास से टच करते हैं या मारते हैं तो क्या वाइब्रेशन होगी उसमें। See how far the ball is displaced, the displacement of the ball is measured the amplitude of vibration of the tumbler। अब देखो जो वाइब्रेशन होती है ना वो किस पे डिपेंड करती है, वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। द डिप्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड, यानी कि जितना ऊंचा एम्पलीट्यूड, जितना हाई एम्पलीट्यूड जाएगा उतनी ही तेज़ जो है वो लाउडनेस होगी। यानी कि जितना ऊपर, अगर एम्पलीट्यूड कम है तो लाउडनेस क्या होगी, कम होगी। अगर एम्पलीट्यूड हाई है तो लाउडनेस भी हाई होगी।
ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद आगे हैं नाउ स्ट्रिक द टम्बलर जेंटली एंड देन लिटिल हार्डर। अगर आप इसको ज़ोर से मारेंगे थोड़ा सा तो कंपेयर करेंगे कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है ऑफ द टम्बलर इज़ 2 केसेस इन विच केस इज एम्पलीट्यूड लार्जर। तो पहले आपने जब उसको स्लो मारा गिलास पे तो उसका एम्पलीट्यूड कितना है, और जब आपने उसको हार्ड मारा गिलास में तो उसका एम्पलीट्यूड कितना है, दोनों में क्या डिफरेंस है ना, क्या उसमें जो है वो फ़र्क आ रहा है, कंपेयर करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। लाउडनेस ऑफ साउंड proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound. For example, if the amplitude become twice, the loudness increase by the factor of 4. अगर एम्पलीट्यूड क्या है, अगर ज़्यादा है, डबल है, दुगना है, तो जो उसकी लाउडनेस क्या होगी, वो 4 गुना ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, फैक्टर ऑफ 4. द लाउडनेस इज एक्सप्रेस द यूनिट कॉल। अब जो लाउडनेस जो है यहाँ पे किसको एक्सप्रेस कर रही है, उसका जो यूनिट है जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है dB, जिसको बोला जाता है डेसिबल। द फॉलोइंग टेबल गिव्स सम आइडिया ऑफ द लाउडनेस ऑफ साउंड कमिंग फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। द फॉलोइंग टेबल, अब यहाँ पे हमें एक टेबल दे रखा है जिसमें अलग अलग दे रखी है। अगर नॉर्मल बीटिंग है तो उसका कितना यहाँ पे dB है, सॉफ्ट विस्पर का, नॉर्मल अगर हम बात करते हैं, या बिजी ट्रैफिक है, या एवरेज फैक्ट्री है, तो उन सब का यहाँ पे हमें टेबल में बता रखा है, ठीक है। अबव 80 dB द नॉइज़ बिकम फिजिकली पेनफुल। अगर 80 dB से ऊपर अगर जाती है आवाज़ तो वो किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए फिजिकली वो क्या होगी, पेनफुल होगी। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड। अब जो साउंड की जो लाउडनेस होती है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज़ लार्ज, अगर वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो साउंड जो है वो लाउड प्रोड्यूस करेगी। व्हेन द एम्पलीट्यूड इज़ स्मॉल, अगर एम्पलीट्यूड कम है तो साउंड जो क्या होगी वो धीरे होगी, कम होगी। अगर एम्पलीट्यूड कम है तो साउंड धीरे होगी, अगर एम्पलीट्यूड हाई है तो साउंड ज़्यादा होगी, ठीक है। कंपेयर द साउंड ऑफ बेबी विद एन एडल्ट। अगर छोटे बच्चे की अगर आवाज़ को अगर किसी बड़े से कंपेयर किया जाए तो इसमें बहुत सा क्या होगा, इज़ देयर एनी डिफरेंस, क्या इसमें डिफरेंस होगा, बिल्कुल होगा। इवन इफ़ 2 साउंड्स आर इक्वली लाउड, अगर दोनों साउंड इक्वली लाउड, इफ़ 2 साउंड्स आर इक्वली लाउड दे डिफर इन सम वे। अगर दोनों साउंड इक्वली लाउड हो रही हैं लेकिन फिर भी उनके जो हैं उनके साउंड में क्या आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है अलग तरीके से। अब उसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे कैसे अलग तरीके से उसमें डिफरेंस आ सकता है। अगर एम्पलीट्यूड सेम है, इसका भी एम्पलीट्यूड इतना है और इसका भी एम्पलीट्यूड इतना है, अब वो कह रहे हैं कि इसके एम्पलीट्यूड सेम होने के बाद भी जो है आवाज़ में फ़र्क आ सकता है। कैसे? द फ्रिक्वेंसी ऑफ डिटरमाइन श्रिलनेस और पिच ऑफ साउंड। अब देखो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी की बात आ गई। अभी हम एम्पलीट्यूड की बात कर रहे थे कि जितना हाई एम्पलीट्यूड होगा उतनी साउंड लाउड होगी, जितना कम एम्पलीट्यूड होगा उतनी साउंड कम होगी। लेकिन यहाँ पे बात आ गई कि अगर एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है, दोनों की लाउडनेस सेम है दोनों आवाज़ की, तो अब कैसे फ़र्क आ रहा है? अब जो फ़र्क आ रहा है वो पिच ऑफ साउंड, पिच से फ़र्क आ रहा है। अभी पिच कैसे है? अभी पिच जो डिपेंड करती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी, अब ये लाउड ने एम्पलीट्यूड तो इतना है, अब इसका भी एम्पलीट्यूड इतना है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है, तो उसमें फिर पिच में फ़र्क आ जाएगा। एक की फ्रीक्वेंसी ऐसे है, ठीक है, और एक की फ्रीक्वेंसी ऐसे है, तो उसमें क्या आ जाएगा, फिर पिच में फ़र्क आ जाएगा। अब लाउडनेस तो सेम है लेकिन फिर भी उसकी साउंड में फ़र्क है। इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ हायर, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वी से दैट साउंड इज़ श्रिल हैज़ अ हायर पिच। तो साउंड कैसी होगी? श्रिल होगी, हायर पिच की। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन लो, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो साउंड की जो पिच होगी वो भी क्या होगी? लो होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ड्रम हम वाइब्रेट विद द लो फ्रीक्वेंसी, अगर ड्रम को अगर हम वाइब्रेट करता है वो लो फ्रीक्वेंसी, तो देयरफॉर इट प्रोड्यूस लो पिच साउंड, ठीक है। ऑन द अदर हैंड विसल हैज़ हाई फ्रीक्वेंसी एंड देयरफॉर प्रोड्यूस अ साउंड ऑफ हायर पिच, है ना। अगर विसल को हम जब बजाते हैं तो उसमें अगर हम, उसकी क्या होती है? हाई फ्रीक्वेंसी होती है, तभी तो उसमें से हाई पिच निकलती है। अ बर्ड मेक्स हायर पिच, अब बर्ड्स की क्या होती है? हाई पिच होती है क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। ऐसी जो लाइन होता है उसकी जो पिच होती है वो चाहे वो दहाड़ता है लेकिन उसकी पिच क्या होती है? लो होती है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या है? वो कम है, यानी कि जो ऑसिलेशंस हैं वो कम है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई? कम हो गई।
However, the roar of lion is very loud, while the sound of bird is quite feeble. Every day you hear the voice of children, adults. आप रोज़ बड़ों की, बच्चों की आवाज़ें सुनते हैं. Do you find any difference on their voice? उनकी आवाज़ में कोई फ़र्क लगता है छोटों की आवाज़ में बड़ों की? Can you say that the frequency of voice of child is higher than the adult? क्या भी कह सकते हैं कि जो बच्चों की वॉइस होती है उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है बड़ों से? यूजली द वॉइस ऑफ वुमेन हैज़ हायर फ्रिक्वेंसी. अब जो वुमेंस की जो वॉइस होती है ना, उनकी पिच आपने देखा होगा ज़्यादा होती है, उनकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा शार्प होती है क्योंकि उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो हायर होती है मैन के अकॉर्डिंग. ठीक है, उसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स कौन सी होती हैं. वी नो डैट वी नीड द वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड. कि हम जानते हैं कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी वी नीड, एक साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी अगर बॉडी है उसके अंदर वाइब्रेटिंग होनी ज़रूरी है, तभी साउंड प्रोड्यूस होती है. कैन वी हेयर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज. तो क्या हम सभी बॉडीज़ की वाइब्रेटिंग जो है वो सुन पाते हैं? द फैक्ट इज़ डैट साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड. अब इसमें क्या हमें फैक्ट बताया गया है कि कम से कम 20 जो वाइब्रेशन होती है, जो कंपन है वो अगर प्रति सेकेंड 20 अगर है, कैन नॉट बी वाइब्रेशन 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन ईयर. अगर 20 सेकेंड से कम अगर होती है वाइब्रेशन तो ह्यूमन ईयर जो हैं हमारे वो उसको सुन नहीं पाते. सच साउंड आर कॉल्ड इनऑडिबल साउंड. ऐसी साउंड को इनऑडिबल साउंड कहते हैं जो 20 हैज़र्ड से जो है वो कम होती हैं. और जो 20,000 हैज़र्ड से अगर ज़्यादा होती हैं तो उसको भी हम नहीं सुन पाते. यानी कि कितनी, किसके बीच में होनी चाहिए? 20 से 20,000 के अगर बीच की वाइब्रेशन है तो उसी को हम सुन पाते हैं. आर ऑल्सो नॉट ऑडिबल फॉर ह्यूमन ईयर. दस ह्यूमन ईयर्स आर रेंज इज़ ऑडिबल. अब इसके बीच की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसी को हम जो है रफली यहाँ पे बताया गया जिसको हम सुन पाते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे डॉग की बात की गई है. जो डॉग है ना वो 20 हैज़र्ड से ज़्यादा की जो फ्रिक्वेंसी है उसको सुन सकता है. तभी तो पुलिस वाले जो पुलिसमैन जो होते हैं, पुलिस जो होती है वो डॉग्स को यूज़ करती है. हाई फ्रिक्वेंसी विसल्स विच डॉग्स कैन हियर बट ह्यूमन कैन नॉट. लेकिन ह्यूमन नहीं सुन पाते. द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट फैमिलियर टू अस फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटेड एंड ट्रैकिंग द मैनी मेडिकल प्रॉब्लम वर्क एट द फ्रिक्वेंसी हायर देन 20,000 हैज़र्ड. अब जो अल्ट्रासाउंड होता है जो कि बॉडी की इन्वेस्टिगेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है मेडिकल प्रॉब्लम के लिए, तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो भी 20,000 से ज़्यादा होती है. अब आगे हम पढ़ते हैं नॉइज़ एंड म्यूज़िक. नॉइज़ यानी कि शोर और म्यूज़िक के अंदर क्या फ़र्क है. वी हेयर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स अराउंड अस. इज़ द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग. हम अपने चारों तरफ अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनते हैं कि हमेशा जो हमारे आसपास की आवाज़ें हैं वो अच्छी लगती हैं हमें, हमेशा वो प्लीजिंग होती हैं. डज अ साउंड समथिंग कॉज डिसकम्फर्ट टू यू. क्या कुछ साउंड ऐसी होती है जो कभी कभी आपको बहुत ही परेशान करती हैं. सम साउंड्स आर प्लीजेंट टू ईयर. कुछ साउंड हमें अच्छी लगती है सुनने में, और कुछ जो है वेयर सम आर नॉट, और कुछ हमें पसंद नहीं आती. सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन योर नेबरहुड. कोई आपके घर के आसपास कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, कोई घर बन रहा है या कोई बिल्डिंग बन रही है, तो आर द साउंड्स कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग. तो वहाँ की जो साउंड है, जो वहाँ से जो आवाज़ें आती हैं, क्या आपको अच्छी लगती हैं? डू यू इन्जॉय द साउंड प्रोड्यूस बाय हॉर्न्स और बसेज एंड ट्रक्स. तो जितने भी बसेस की, ट्रक्स की, कार्स की जो हॉर्न्स की जो साउंड्स आते हैं, क्या वो आपको पसंद आती हैं, इन्जॉय करते हैं क्या आपको? सच अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज़. ऐसी जो अनप्लीजेंट साउंड्स होती है ना उसको हम नॉइज़ कहते हैं, शोर कहते हैं. इन द क्लासरूम इफ़ ऑल द स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर व्हाट वुड द साउंड प्रोड्यूस बी कॉल्ड. अगर क्लास में सभी बच्चे मिलकर बात कर रहे हैं एक दूसरे से तो उस साउंड को आप क्या कहेंगे? उस साउंड को भी हम नॉइज़ ही कहेंगे. ऑन द अदर हैंड यू इन्जॉय साउंड फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कुछ ऐसी साउंड्स होती हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से निकलती हैं. तो म्यूजिकल साउंड इज़ वन विच इज़ प्लीजिंग टू गो ईयर, जो हमारे कानों को बहुत अच्छी लगती हैं. साउंड प्रोड्यूस बाय हारमोनियम इज़ अ म्यूजिकल साउंड. अब जो हारमोनियम से आवाज़ आती है वो भी क्या है? एक म्यूजिकल साउंड है. द स्ट्रिंग ऑफ सितार, जो सितार से आवाज़ आती है, ऑल्सो गिव आउट द म्यूजिकल साउंड. बट इफ़ अ म्यूजिकल साउंड बिकम टू लाउड, अगर कोई भी म्यूजिकल साउंड अगर बहुत लाउड है, वुड इट रिमेन मेलोडियस. अगर कोई बहुत ज़्यादा लाउड है तब भी क्या हम उसे संगीत कहेंगे? हम उसको कहेंगे बड़ी मधुर आवाज़ है, तब हम कहेंगे ऐसा? नहीं कहेंगे ना. नॉइज़ पॉल्यूशन क्या है?
यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पॉल्यूशन, आप एयर पॉल्यूशन के बारे में जान चुके हैं. प्रेजेंट द अनवांटेड गैसेस एंड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड द एयर पॉल्यूशन. जो अनवांटेड गैसेस होती हैं, जो उसके अंदर और जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे हवा में, उसको हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं. इसी तरीके से सिमिलरली द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव ऑफ अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द नॉइस पॉल्यूशन. इसी तरीके से जो अनवांटेड साउंड होती है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, उसको हम नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं. कैन यू लिस्ट द सम सोर्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन? क्या आप इसके कुछ सोर्सेज की लिस्ट बना सकते हैं नॉइस पॉल्यूशन की? मेजर कोसेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन आर साउंड ऑफ द. सबसे ज़्यादा जो आवाज़ें आती हैं नॉइस पॉल्यूशन की, जो साउंड्स होती हैं, वो किससे होती है? व्हीकल से होती हैं, है ना, या फिर कोई क्रैकर्स वगैरह ब्रस्ट करते हैं उसकी होती हैं, मशीन्स की होती हैं, लाउड स्पीकर की होती हैं. व्हाट सोर्स इन द होम में लीड द नॉइज़? अब घरों में कौन सा सोर्स हो सकता है नॉइज़ का? टेलीविज़न हो सकता है, ट्रांजिस्टर रेडियो हो सकता है जो हाई वॉल्यूम पे अगर हम उसको चलाएं, कुछ किचन के अप्लायंसेस हो सकते हैं, कूलर हो सकता है, एयर कंडीशनर हो सकता है. ऑल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू नॉइस पॉल्यूशन. इन सबसे क्या होता है? नॉइस पॉल्यूशन होता है. व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन? अब इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या हानियाँ होती हैं? डू यू नो दैट द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज इज द सराउंडिंग में कोज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम? इनसे काफ़ी सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं. लैक ऑफ स्लीप हो सकता है, नींद ना आना, है ना. हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, और मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं नॉइस पॉल्यूशन से. अ पर्सन हु इज़ एक्सपोज्ड टू अ लाउड साउंड कॉन्टिन्यूसली मे गेट टेम्परेरी और इवन परमानेंटली इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग. अब अगर कोई लगातार इतनी ऊंची आवाज़ें सुनता है तो उसके कानों में भी क्या है, कोई कमी आ सकती है, सुनने में दिक्कत उसको हो सकती है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजर्स टू लिमिट नॉइस पॉल्यूशन. यानी कि जो नॉइस पॉल्यूशन है उसकी एक क्या है, एक लिमिट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इसको कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल नॉइस वी मस्ट कंट्रोल द सोर्स ऑफ नॉइस, कि जो उसके सोर्स ऑफ नॉइस है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा. हाउ कैन दिस बी अचीव्ड? कैसे कर सकते हैं हम इसको? फॉर दिस साइलेंस डिवाइस के थ्रू हम कर सकते हैं. मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन में, एयरक्राफ्ट इंजन में, ट्रांसपोर्ट में, व्हीकल्स में, इंडस्ट्रीज मशीन में जो होती हैं, या होम अप्लाइंसेस जो होते हैं उनके अंदर अगर हम साइलेंस डिवाइस लगा दें तो नॉइज़ में जो है काफ़ी कंट्रोल हम कर सकते हैं. हाउ कैन द नॉइज़ पॉल्यूशन बी कंट्रोल इन द रेजिडेंशियल एरिया? अब रेजिडेंशियल एरिया में कैसे नॉइज़ कंट्रोल कर सकते हैं? ऑल नॉइजी ऑपरेशन मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंशियल एरिया. जितने भी घरों के आसपास ऐसे जो काम होते हैं नॉइज़ी जो हैं, उनको क्या करना चाहिए? जितने भी नॉइज़ी ऑपरेशन है मस्ट बी उनको दूर करना चाहिए. रेजिडेंशियल एरिया में वो काम नहीं होने चाहिए. नॉइज़ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम सच एरियाज. जो जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज जो होते हैं उनको ऐसे एरिया से, जो रेजिडेंशियल एरिया होते हैं उनसे अलग या दूर होना चाहिए ताकि वो नॉइज़ जो है वहाँ तक ना पहुँच सके. यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल्स हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज्ड. जितने भी ऑटोमोबाइल्स हॉर्न्स हैं कम से कम यूज़ होने चाहिए. टीवी एंड म्यूज़िक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम पे चलाना चाहिए टीवी और भी जितने भी म्यूज़िक सिस्टम हैं. ट्री मस्ट बी प्लांटेड. अब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए. रोड्स की साइड्स पे जो हैं पेड़ होने चाहिए, और बिल्डिंग्स की साइड्स पे होनी चाहिए. और पेड़ जो हैं टू कट डाउन टू साउंड रीचिंग द रेजिडेंस. जिससे क्या होता है, ज़्यादा पेड़ होंगे तो आवाज़ जो है घरों तक नहीं पहुंच पाती हैं. दस रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन. जिससे कि हम नॉइज़ पॉल्यूशन के इन सब तक ना पहुंच पाएँ. ठीक है, जो उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट है ना वो ना हो पाएँ. तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है. होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा. वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.